दोस्तों स्वागत है आपका दूसरे भाग में। अगर आप सीधे इस वीडियो पर आए हैं तो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पार्ट 1 का लिंक मिलेगा। पहले जाकर आप वह वीडियो देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें, क्योंकि उस भाग में मैंने भारत चीन के इस युद्ध के विषय में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस युद्ध में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पहले मैं आपका परिचय इस युद्ध के हीरोज से करवाऊंगा, इसलिए मैं आपको यहाँ 3 नामों से परिचित करवाता हूँ। इनमें सबसे पहले है मेजर जनरल सगत सिंह राठौड़। इनके बारे में मैंने आपसे पार्ट 1 में भी जिक्र किया है, किस तरह इन्होंने नाथुला से पीछे हटने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, 1971 वार के दौरान ढाका को भी इन्होंने ही कैप्चर किया था। मेजर जनरल सगत सिंह राठौड़ सिक्किम में 17वीं माउंटेन डिवीजन के जीओसी थे। इसी समय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा सिक्किम में ही जीओसी थे 33वीं कोर्प्स के। सैम मानिकशॉ उस समय सिक्किम में ही ईस्टर्न आर्मी के कमांडर थे। दोस्तों तीनों ही ऑफिसर्स 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी हमारे हीरोज रहे हैं। अब आप स्क्रीन पर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध का ये फेमस फोटोग्राफ देख रहे हैं। इसमें लेफ्ट साइड से बैठे हुए फर्स्ट रो में जो सरदार जी हैं, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा। इनके साथ में पाकिस्तानी ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी से यह डेका एग्रीमेंट साइन करा रहे हैं। दोस्तों यह उस समय का ही फोटोग्राफ है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों से सरेंडर करवा दिया था। सेकंड रो में जो पीछे खड़े हैं लेफ्ट मोस्ट व्हाइट यूनिफॉर्म में जो हैं आप हैं वाइस एडमिरल एन कृष्णन। उनके बाद में एयर मार्शल HC धवन है और उनसे अगले मतलब सबसे बीच में जो पीछे रो खड़े जो लोग हैं इनमें आप हैं लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ जी। दोस्तों अब आते हैं 1967 के युद्ध की शुरुआत पर। आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं रोज आपके लिए डिफेंस न्यूज के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों का एनालिसिस भी लेकर आता हूं। दोस्तों 1967 में भारत चीन के बीच युद्ध 2 जगह पर लड़ा गया, एक नाथुला और दूसरी चोला। अब हम युद्ध शुरू होने की वजह से शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम मैकमोहन लाइन की बात करें, मतलब भारत चीन बॉर्डर की बात करें, तो ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरह वेल फेंस्ड बॉर्डर की तरह नहीं है। उसकी वजह है वहां का सारा एरिया पहाड़ी है और इसलिए वहां पर हिमालय की क्रस्ट लाइन्स, मतलब जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, क्रस्ट लाइंस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं और उन पर बर्फ ढका हुआ है, उनमें जो ये व्हाइट लाइंस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन्हें ही बॉर्डर मान लिया गया है। परंतु यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड लेवल पर कई बार बॉर्डर वेल डिफाइंड नहीं होती और दूसरा चीन की एक्सपेंशनिज्म की भूख सिचुएशन को और बिगाड़ देती है। इस वजह से कई बार भारत और चीनी आर्मीज बहुत ही पास से पेट्रोलिंग करते हैं और 1967 के वक्त नाथुला पर और चोला पर बार बार आर्मीज के बीच टकराव देखने के लिए मिल रहे थे। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए नाथुला के एरिया में 1967 के 20 अगस्त से भारतीय सेना ने बॉर्डर वायर फेंसिंग का काम शुरू कर दिया, परंतु 1962 के नशे में चूर चीनी आकर उन्हें रोकने लगे। खैर 20 दिन तक छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रही, पर भारतीय सेना ने बॉर्डर फेंसिंग का काम नहीं रोका और सितंबर का महीना आ गया था। 11 सितंबर को भी एक ऐसी ही झड़प हो जाती है जिसमें चीनी सेना के कोमिसार का चश्मा टूट जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, कोमिसार चीनी सेना में एक पॉलिटिकल पर्सन होता है और वह उनकी सेना में कमांड भी करता है। तो चश्मा टूटने पर उस कोमिसार को बहुत ही बेइज्जती महसूस हुई और माना जाता है कि वो कोमिसार बहुत ही गुस्सा हो गया था। वह अपनी पोस्ट में गया और उसने वहां से अपनी सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिए। हमारे जवान फील्ड में वायर फेंसिंग का काम कर रहे थे और तैयार भी नहीं थे, तभी चीन की तरफ से गोलियां बरसनी शुरू हो गई और कुछ ही मिनटों में हमारे 60-70 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। पहले 5 से 10 मिनट में ही दोस्तों हमारे मेजर लॉसेस हो चुके थे, पर चीनी यहाँ ये भूल रहे थे कि अब 1962 नहीं है। भारतीय सेना ने अपनी तैयारी कर रखी थी और हाइट्स पर अपनी पोस्ट बना रखी थी। इन पोस्ट पर खच्चरों से लादकर आर्टिलरी गन्स और मोर्टार्स को ऊपर चढ़ाकर तैनात कर दिया गया था। चीनियों का अब काल आ चुका था। चीनियों के युद्ध की शुरुआत के बाद भारतीय सैनिकों ने चीनियों पर धावा बोल दिया और चीनियों के ऊपर गोलियों की बारिश होने लगी और अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ हो क्या रहा था। भारतीय सेना मानो उनके खून की प्यासी ही हो रखी थी। हमारे मोर्टार की इतनी हैवी फायरिंग हो रही थी कि चीनियों की फॉरवर्ड पोस्ट को उड़ा दिया गया। नाथुला पर यह युद्ध 3 दिन 3 रात तक लगातार 11 से लेके 14 सितंबर 1967 के बीच चला और चीनी अपनी पोस्ट छोड़कर भागने लगे और बहुत सारे चीनी उसमें भी मारे गए और एक एक कर चीन के सारे बंकरों को उड़ा दिया गया। 3 दिनों बाद 15 सितंबर को डेड बॉडीज का एक्सचेंज हुआ, पर भारतीय सैनिकों का यह शौर्य चीन को हजम नहीं हो रहा था। चीन यह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे भारतीय सेना उन पर इतनी ज्यादा हावी हो गई। अपनी पोस्ट तक को छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ गया। अभी भी चीनियों की अकल ठिकाने नहीं आई थी, शायद अभी चीनियों को और पिटाई खानी बाकी थी और उनकी
की ये इच्छा भला हमारी सेना क्यों अधूरी छोड़ देती। इस इंसिडेंट के ठीक 15 दिनों बाद 1 अक्टूबर 1967 को चोला में भारतीय सैनिक वायर फेंसिंग का काम कर रहे थे। वहां भी चीनी बीच में आकर काम रुकवाने लगे और वहां भी सैनिकों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। वहीं एक गोरखा सूबेदार लिंबू के हाथ पर एक चीनी ने चाकू से वार किया और सूबेदार लिंबू घायल हो गए। सूबेदार साहब के साथियों का खून इस तरह खोल गया कि उन्होंने अपनी खुखरी निकाली और चीनियों को काटना शुरू कर दिया। और अब चीनियों का परिचय हुआ हमारी सेना के बहादुर गोरखा सैनिकों से। जिस चीनी सैनिक ने नायक सूबेदार लिंबू के हाथ पर वार किया था उसके दोनों हाथ काट दिए गए। युद्ध छिड़ गया और इस बार युद्ध में भारतीय सेना चीनियों पर इस तरह कहर बनकर टूटी कि चोला में भारतीय सेना ने चीनियों को 3 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया। दोस्तों, नाथुला में भी चीनियों की जो पोस्ट इंडियन आर्मी ने उड़ाई थी वहां आज तक भी चीनियों की वापस आने की हिम्मत नहीं हुई है। ये हमारी सेना की शराफत है कि हमने आज तक LAC के पास चीन की जगह पर कोई कब्जा नहीं किया, क्योंकि इंडियन आर्मी का अपना स्टैंडर्ड है और इंडियन आर्मी अपने काम में बड़ी ही डिसिप्लिन्ड और प्रोफेशनल है। दोस्तों, नाथुला और चोला के इस संघर्ष में हमारे 88 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 163 सैनिक घायल हुए। वहीं चीन के 400 से ज्यादा सैनिक मारे गए और 450 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। मगर चीन ने गलवान की तरह ही वहां भी सही फिगर्स रिलीज नहीं किए और प्रोपेगेंडा ही करता फिरता है। परंतु अब चीन की अकल ठिकाने आ चुकी थी। दोस्तों, इस युद्ध ने पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया की मानसिकता भारत के लिए बदल दी थी, क्योंकि कोरियन वॉर में चीन अमेरिका को रोक चुका था। इसलिए दुनिया को लगता था कि भारत चीन का मुकाबला नहीं कर सकता है। पर 1967 के बाद दुनिया को समझ आ चुका था कि अगर एशिया में कोई इन चीनियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट सकता है तो वो है भारत। पर दोस्तों, यहाँ पर भी दुख की बात यह है कि हमारे ज्यादातर भारतीयों को भी हमारी सेना की यह शौर्य गाथा की जानकारी नहीं है और इसकी वजह यह भी है कि हमारी आर्मी कभी प्रोपेगेंडा नहीं करती है और चुपके से अपना काम करती है, जो है हमारी सीमाओं की रक्षा करना और हमें सुरक्षित रखना। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आपको भी हमारी सेना की यह शौर्य गाथा का नहीं पता था तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिख दे तथा यह वीडियो सभी को इतना ज्यादा शेयर कर दे कि हर एक हिंदुस्तानी को हमारी सेना की यह वीरता का पता चल जाए। और मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य जो कि कुछ लोगों की चीन को सुपीरियर मानने की सोच को बदलना है वह पूरा हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सुझाव है वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, इन चीनियों की आदत है प्रोपेगेंडा करना और जमीन हड़प लेना और जब पिटाई होने लगे तो दुम दबाकर भाग जाना, और ऐसा गलवान में भी देखा आपने। इतना नहीं, चीन का 1967 में युद्ध शुरू करने की वजह उस कौमिसार का चश्मा टूटना नहीं था, बल्कि 1967 में भी जब चीन के अंदर अनस्टेबिलिटी चल रही थी तब चीन ने सबका ध्यान हटाने के लिए बॉर्डर पर अग्रेशन किया। और अब 2020 में भी जब कोरोना वायरस की वजह से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर दुनिया से और चीनी जनता से दबाव आया तो चीन बॉर्डर पर ज्यादा अग्रेसिव हो गया। इसलिए दोस्तों, किसी भी प्रोपेगेंडा से बचे। आपकी सेना को चीनियों की गर्दन तोड़नी आती है और ट्रेलर आपने गलवान में भी देख ही लिया है। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी अन्य मुद्दे पर मुझसे वीडियो चाहिए वह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो ना छूटे। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।